साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इसको अच्छे से काम करें, अच्छे से पढ़ें और जितना ज़्यादा नया चीज़ सीख सकते हैं सीखें। एक बार मैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर हुआ था उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद से हम लोग आगे ओम्स लॉ शुरू करेंगे। तो देखिएगा, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, पीडी दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अब देखिएगा ये होता क्या है। वैसे आपको इस बारे में ज़्यादा जानना है तो हमारा जो सेकेंड लेक्चर होएगा आप उसको जाकर वहाँ से एक्सप्लोर कीजिए और उसको देखिए, मिल जाएगा। मैं बस एक छोटा सा ओवरव्यू देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, लेट्स से इसका एक पॉइंट ये ए है और इसका दूसरा पॉइंट जो है उसका हमने नाम दे रखा है बी। फर्स्ट इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी। अब आपको पता है कि दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो अलग अलग होगा, दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी। लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल भी है और पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी है। क्लियर है? भी ए पॉइंट ए पे है एंड भी बी पॉइंट बी पे है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आपको फाइंड आउट करना है तो पॉइंट क्या क्या लिया हमने, ए और बी। दैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाई भी ए बी। इसका मतलब है इसको हम लोग भी ए बी से लिखेंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होता है, ये कितने के बराबर होता है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बातें हैं। भी ए बी ये इक्वल होता है भी ए माइनस भी बी। सिंपल। इसका मतलब है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इजीली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको समझने का एक सिंपल तरीका है, मेरे हाथ में एक मार्कर दिख रहा है, ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो भी ए बी इज इक्वल्स टू भी ए माइनस भी बी के बराबर होगा। ध्यान रखना, इतना नहीं सोचना है कि यहाँ ए है तो फिर बाद में क्या होने वाला है, बी है तो उसको क्या लिखेंगे। आप अगर इसको एक्स और वाई मानते हैं तो भी एक्स वाई भी एक्स माइनस भी वाई भी लिख सकते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली पढ़ने के लिए ओम्स लॉ। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग ओम्स लॉ के बारे में। बेसिकली ओम्स लॉ क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो देखिए, हमने अभी दो चीज़ पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, हमने दोनों पढ़ा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया, दैट मीन्स कि किसी कंडक्टर वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है, जब भी पास आउट होगा, इसका मतलब है कि इसके दोनों जो पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल एंड एक टर्मिनल, इनके बीच का जो पोटेंशियल है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा उनमें अंतर है। जब तक ये डिफरेंस रहेगा तब तक ये इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास होते रहेगा। दिक्कत तब होती है जब वो डिफरेंस नहीं होता है, तब इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या कोई रिलेशन है किसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस में एंड इलेक्ट्रिक करंट में। जब इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से इस पर रिसर्च किया गया तो आपको कुछ कंक्लूजन्स मिले, जिसको ओम महोदय ने हमको दिया था। इसलिए इस लॉ को जानते हैं ओम्स लॉ के नाम से, ओम का नियम जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि मान लो कि ये एक कंडक्टर वायर है। ठीक है, कंडक्टर वायर है, अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए। अब सवाल उठता है, ये फिजिकल कंडीशन क्या है, व्हाट इज़ फिजिकल कंडीशन, ये भौतिक अवस्था जो होती है वो क्या होती है। तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप टेम्परेचर को ले सकते हैं। अभी आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक फिजिकल कंडीशन है। तो टेम्परेचर हो गया, उसके बाद से ह्यूमिडिटी हो गई, प्रेशर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिजिकल कंडीशंस में आती है। तो सबसे पहला इनका एक शर्त था, शर्त ये था कि अगर किसी कंडक्टर वायर को ले रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके आसपास का जो फिजिकल कंडीशन होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो नियत होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, कंडीशंस बहुत सारी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उसका है टेम्परेचर।
क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जो कंडक्टर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा वेरी करता है। ठीक है, तो क्या ओम्स लॉ ने कहा, ओम्स लॉ स्टेट करता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस को आप क्या रखें, कांस्टेंट रखें, दैट मीन्स एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन दैट मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, बहुत सारा कुछ हो सकता है। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी कंडक्टर की, वो इससे पास होने वाले किस चीज़ के, तो इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस of a conductor is directly proportional to electric current passing through it। सिंपल सी बात है, at constant physical condition the potential difference of a conductor is directly proportional to electric current passing through it। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहले हिंदी बता देता हूँ एक बारी कि ओम का नियम स्टेट करता है कि अगर किसी चालक का भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए तो उससे प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा है वो उसके दोनों सिरों के विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। ये सिंपल सा बात ओम्स लॉ ने कहा। अब थोड़ा सा इसका हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसका अब थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ एक कंडक्टर बना रहा हूँ, ये कंडक्टर हो गया। थोड़ा आप लोग अच्छे से बना लेना यार, एक्चुअली फिगर बनाने में ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हमेशा से रही है। आप अच्छे से स्केच लेके पेन पेंसिल से इसको ठीक से बना लेना। ये एक कंडक्टर है, यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पे है बी। क्लियर है, दिख रहा है साफ साफ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इससे होके इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एंड उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आई है। क्लियर है। अगर इनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, विद्युत विभवांतर कितना हो, कैपिटल भी हो। अब कंफ्यूजन नहीं लेना है कि हाँ पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी ए बी से मैंने लिखा था, अब भी से लिख रहा हूँ। अब भी ए बी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं जैसे आपको ठीक लगता है ये भी लिख सकते हैं या डेल्टा भी आप लिख सकते हैं। डेल्टा भी ये भी दिखाता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं कि अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेशन आपको मिलता है। तो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, याद आ रहा है ना ओम्स लॉ अच्छे से, अगर नहीं याद है तो एक बार अच्छे से सोच लो। उन्होंने क्या कहा था ओम्स लॉ ने, ओम्स लॉ का कहना था कि अगर भौतिक अवस्था को आप फिक्स रखो, कांस्टेंट रखो, तो जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस। उसी बात को मैं लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, मैं अपने से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ये मत बोलना कि सर कुछ अपने मन से लिख रहे हैं या ये है वो है, कुछ नहीं है। जो ओम साहब ने कहा मैंने उसी को यहाँ पे लिख दिया। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना लिया है, कम ऑन कितना लिया है, दैट इज भी। इसका मतलब है कि इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, भी से। क्लियर है, डेल्टा भी लिखना हो लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। इसको रिप्लेस कर रहे हैं भी से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। बताओ इधर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बताओ बताओ। तो आप अगर अच्छे से चेक करो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो है आई, तो मैंने यहाँ लिख दिया आई। क्लियर है, चलेगा। अब एक मुझे छोटा सा क्वेश्चन है, बताओगे आप लोग कि जब भी
प्रोपोर्शनल किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच देते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस दो चीज़ों का मतलब क्या होता है। हिंदी होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। जिस माध्यम से पढ़ते हैं आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। चलो मैं बताता हूँ। समानुपाती का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यूज़ अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ सेकंड का भी वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर है? पक्का? फिर से, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर फर्स्ट की वैल्यू बढ़ रही है तो सेकंड का भी वैल्यू बढ़ेगा। और वहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, तब क्या होगा? तब इसका मतलब साफ है, अगर फर्स्ट की वैल्यू घट रही है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे की वैल्यू घट रही है तो फर्स्ट की वैल्यू बढ़ रही है। बिल्कुल अपोजिट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? यहाँ पे यूज़ किया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा। ये चीज़ क्लियर है? अब देखते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन, यार आप लोग पता होगा, इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन। अब जब भी प्रोपोर्शनल साइन आता है और इसको हमको कन्वर्ट करना है इक्वल में। ठीक है, प्रोपोर्शनल को कन्वर्ट करना है इक्वल में, फिर क्या करेंगे? आइडिया है अच्छे से? नहीं है तो मैं बताता हूँ। प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि इसके साथ आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। कभी कभी उस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स भी होती है, कभी कभी फिक्स नहीं भी होती है। इससे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। हम अक्सर गलती कहाँ करते हैं? हम सोचते हैं कि चलो एक जगह कांस्टेंट फिक्स है तो दूसरी जगह तो ऑटोमेटिक वो फिक्स होना ही होना है। या अगर एक जगह हमने अच्छे से पढ़ लिया कि फिक्स नहीं है तो हमको लगेगा कि हर कंडीशन में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यूज फिक्स नहीं होती है। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, किसी कंडीशन में वो फिक्स हो भी सकता है एंड सेकंड कंडीशन में वो फिक्स नहीं भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ये चीज़ हमेशा से माइंड में अपने सेट कर लो, कभी भूलना नहीं। ये बेसिक्स हैं और बेसिक्स भूल गए तो फिजिक्स तो छोड़ो, कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ है कि अगर मैं इसको इक्वल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, क्या प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट देना होगा एंड दैट कांस्टेंट इज आर। आई पहले से है तो आई तो रहेगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये आर कौन सा भूत है, कौन सा जानवर है, कहाँ से लाकर पटक दी इधर। अब देखो क्या होता है, इसी को आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, v इज इक्वल्स टू आई आर, और ये फाइनल कंक्लूजन होता है ओम्स लॉ का। अब देखो आर क्या होता है? आर जो है वो है रेजिस्टेंस, हिंदी होता है प्रतिरोध। हिंदी क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, आई जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी क्या होता है? विद्युत धारा। हिंदी क्या होता है? विद्युत धारा। और देखो थोड़ा सा अगर देखने में परेशानी हो रही है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको इस सभी लेक्चर्स का ना पीडीएफ मिलते रहेगा, मिल भी रहा है और आगे भी मिलते रहेगा। एक छोटा सा काम करना होता है, आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक दिखेगा, उस लिंक को फॉलो करोगे तो सीधे सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे और वहाँ जब आपको वीडियोज़ मिलेंगे तो उसका पीडीएफ वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और पीडीएफ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों एक साथ मिलेंगे, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। तो आर हो गया रेजिस्टेंस और आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे पहले से भी है तो ये तो आप जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, लिख देते हैं। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इतना क्लियर है? तो हम लोग आगे अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसके बीच ग्राफ क्या होने वाला है। तो ये हो गया v इज इक्वल्स टू आई आर, मैंने हटा दिया, देख लेते हैं फिर से। v इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखते हैं कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं v वर्सेस आई का, क्या v वर्सेस आई मतलब v और i का, तो क्या हमको आउटपुट मिलता है? तो ये एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सा एक्सिस होगा? z एक्सिस। पॉसिबल तो यार कुछ भी है लेकिन मानते हैं x एक्सिस।
and the second one is y-axis. Okay, let's say y-axis represent B, y-axis represent B and x-axis represent I. थोड़ा हिंदी बता देते हैं, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे, बोलोगे सर तो फिर हिंदी बता ही नहीं रहे। दो एक्सिस मैंने लिया है, ये ओरिजिन है, एक्स अक्ष इसका हिंदी होता है, शुद्ध हिंदी होता है एक्स अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि एक्स अक्ष पे जैसे ये हो गया ना, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस पे मैंने लिया है इलेक्ट्रिक करंट को, और इस पे मैंने क्या ले लिया, भी को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को। क्लियर है भाई, गुस्सा मत होना, पढ़ लेना। ये भी हो गया। अब जब इनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो आपको पता है कि जब भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, ठीक है, भी घटेगा तो आई भी घटेगा। ये दोनों मतलब भाई भाई वाली बात हो गई है। तो देखो इसके बीच ग्राफ क्या होगा, तो आप कोई भी वैल्यूज अगर भी और आई का नोट करोगे ना तो आपको एक ही ग्राफ मिलता है। और आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शनल जब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ होता है और स्क्वायर में नहीं है, लीनियर है, तो उसका ग्राफ क्या आता है, इसका ग्राफ एक ही आता है, सिर्फ एक ही ग्राफ आता है और कुछ नहीं आता है, ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं आएगा। अब ये एंगल जो है मैंने मान लिया थीटा, व्हाट इज इट, थीटा। कभी भी कंफ्यूजन से ये मत सोचना कि प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे एंगल 45 डिग्री होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये किसी दूसरे एक्सिस पे भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ बिटवीन भी एंड आई, ठीक है। अब एक मैं काम करता हूँ, स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैथ वाले सर खूब पढ़ाए होंगे 11th क्लास में, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ आपको बताया गया होगा tan थीटा से हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो अगर यहाँ मैं tan थीटा फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा बताओ। यहाँ पे जब भी tan थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वल होगा भी अपॉन आई के, ये भी अपॉन आई। समझ आ रहा है? एक ट्विस्ट छोड़ दो आपके लिए कि यहाँ पे भी अपॉन आई कैसे होगा। अब ट्रायंगल बनाते हो ना तो वहाँ पे आपको tan थीटा साइन थीटा निकालना इजी होता है, यहाँ तो ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा यार। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बैठ के आराम से बनाते रहना नोटबुक पे कैसे आ रहा है। अगर आ जाए तो बेहतर है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उसमें आप लोग क्वेश्चन मुझे कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा तुरंत आपको आंसर दूँ, नहीं तो अगले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू भी बाई आई, और ये जो स्लोप है ये इक्वल होता है रेजिस्टेंस के, किसके, रेजिस्टेंस के। इसका मतलब है कि द स्लोप बिटवीन भी एंड आई गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। भी और आई का जो ग्राफ होता है उसका ढाल या उसकी प्रवणता हमें किस चीज का मान देता है, तो प्रतिरोध का मान देता है। क्लियर है इतना? अब देखो होता क्या है कि अब रेजिस्टेंस जो है ना ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा लंबा ये हो जाएगा इसमें बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, सब कुछ हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो चौथा लेक्चर हमारा होगा। एक छोटा सा टर्म और बता देता हूँ, आप लोग कहीं कहीं बुक पढ़िएगा ना तो आपको देखने को मिलेगा ओमिक सब्सटेंस एंड नॉन ओमिक सब्सटेंस। हिंदी वाले को मिलता है ओमीय पदार्थ और अओमीय पदार्थ, चाहे गैर ओमीय पदार्थ। तो सिंपल है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, जो उसका पालन करे वो ओमिक होगा, जो नहीं करे वो नॉन ओमिक होगा, गैर ओमिक या अओमीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूं मैं, वहां पे हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस का। और हाँ यार, अगर आपको लेक्चर अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स को फायदा होगा ना, तो पूरा शेयर कर दो, खूब शेयर करो, खूब शेयर करो। व्हाट्सएप है, इतना फ्री में देता है ना, इतना व्हाट्सएप दिन भर चलाते रहते हैं, यूज़ करो उसका, फेसबुक का यूज़ करो, इंस्टाग्राम का यूज़ करो, ट्विटर का यूज़ करो, और पूरा फैला दो। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके जो दूसरे लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अच्छे लोग हमेशा अच्छे चीज़ों को शेयर करते हैं, और आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से शेयर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि हमारे सभी जो सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। हम भी बहुत मेहनत करते हैं आपके अब तक इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पहुंचाने के लिए। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले वीडियोस में।